ट्वेल्थ फिजिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर है स्थिर विद्युत की। राजस्थान बोर्ड में भी है और सीबीएसई में भी है, दोनों में ही है। आरबीएसई और सीबीएसई दोनों में ही है। ठीक है, हिंदी मीडियम में पहले चैप्टर शुरू करते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर स्थिर विद्युत की। ठीक है, स्थिर विद्युत की हो गई कि भौतिक विज्ञान की एक वह शाखा जिसमें स्थिर, देखिए इसको अगर दो चीजों में बांटे तो स्थिर प्लस विद्युत, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के कारण, विद्युत मतलब आवेश, स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्र और इस क्षेत्र में अन्य आवेश को लाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो भौतिकी की एक ऐसी शाखा का नाम क्या कहलाएगा, स्थिर विद्युत की। ठीक है, देखिएगा इससे उत्पन्न होने वाले क्षेत्र का क्या मतलब है, आवेश की परिभाषा भी डिस्कस करेंगे कि आवेश क्या होता है, बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है ना, स्थिर आवेश या एक शब्द इसके अंदर और आएगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, उस बात को भी आप समझना ध्यान से। मान लीजिएगा मेरे पास चुंबक है, ठीक है ना, चुंबक है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और एक चुंबक और है उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगर इस उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास लाएं और लाएं और लाएं, लाने के बाद नजदीक लाएंगे तो एक बार कंडीशन ऐसी होगी दोनों डांस करने लगेगी यूं। ठीक है, और जैसे ही अपोजिट करेंगे, इधर किया जैसे लय चिपक जाएगी, ऐसे ही होगा। ठीक है ना, अच्छा ऐसी कहानी इधर से भी रिपीट होगी। ठीक है, तो मैं ऐसा कहूं किसी चुंबक के चारों ओर एक ऐसी जादुई जगह बन गई जहां किसी दूसरी चुंबक के टुकड़े को लाने में प्रतिकर्षण या आकर्षण किसी न किसी प्रकार का बल लगता ही होगा। तो इस चुंबक की चारों ओर के क्षेत्र को ही क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब सेम इसी तरह से अगर मान लीजिएगा कोई विद्युत आवेश है, आवेश क्या होता है, कैसे उत्पन्न करेंगे अभी समझेंगे। पहले स्थिर विद्युत की परिभाषा के लिए मैं चीज बता रहा हूं। मान लीजिएगा कोई वस्तु पर आवेशित वस्तु है, ये आवेश है मान लीजिएगा। ठीक है, कैसे उत्पन्न करेंगे आवेश सब समझेंगे भी, आवेश है। ठीक है, अब पॉजिटिव आवेश की तरफ मान लीजिएगा ये पॉजिटिव आवेश लाएं तो यह आवेश उसको खींचने की कोशिश करेगा कि धक्का देने की, शायद धक्का देने की। इधर से भी प्लस लाए तो धक्का देने की, इधर से भी अगर माइनस लेके आए तो खींचने की कोशिश करेगा, प्लस लेके आए धक्का देने की कोशिश करेगा, माइनस लाए धक्का। तो इस आवेश के ये चारों ओर, इस आवेश के ये चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनता है, एक ऐसी जादुई जगह बन गई जहां आवेशों को लाने में प्रतिकर्षण या आकर्षण किसी न किसी प्रकार के बल का अनुभव होता हो। तो इस चारों तरफ के क्षेत्र को, यह आवेश हो गया, तो इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। जैसे चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिएगा तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा जिसमें स्थिर आवेश, पूरे चैप्टर में ही आवेश कहीं पर भी हो रहेगा स्थिर। अब चाहे वो बिंदु के रूप में आवेश हो, चाहे वो लाइन के रूप में आवेश हो, चाहे वो किसी प्लेट के रूप में आवेश हो, कहीं पर भी आवेश हो, स्थिर है, रुका हुआ पड़ा हुआ आवेश है। ठीक है, आवेश की चारों तरफ उत्पन्न होने वाले क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे। और इस क्षेत्र में दूसरे आवेश को लाने पर, जैसे प्लस आवेश को लाने पर या माइनस को आवेश पर, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर कितना बल लगता होगा। ठीक है, इन सारे प्रभावों का अध्ययन जिस शाखा में करेंगे उस शाखा का नाम है स्थिर विद्युतिकी। क्लियर यहां तक बात, कोई दिक्कत नहीं। उस शाखा का नाम क्या है, स्थिर विद्युतिकी। अब एक बात और सुनो, स्थिर विद्युतिकी हो गई क्लियर। अब विद्युत आवेश कैसे उत्पन्न करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल वे में आप ऐसे समझना, बिल्कुल बेसिक समझना, इसका रख कर दो ना भी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
आवेश क्या है और कैसे उत्पन्न करेंगे आवेश को, ठीक है। अच्छा, अगर आवेश की अगर आप परिभाषा देना चाहो तो आवेश की एक परिभाषा तो ये आ गई कि आवेश किसी पदार्थ की ऐसी सूक्ष्मतम इकाई है, या ऐसे कहें पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण उस पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस आवेश पर, उस पदार्थ पर बल लगता हो। तो पदार्थ के जिस गुण के कारण बल लगता हुआ महसूस होता है, अनुभव होता है, उसी गुण को या पदार्थ की सूक्ष्म इकाई को ही क्या कहेंगे, आवेश। मतलब कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में एक ऐसा गुण कि जिसके कारण इस पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इस पदार्थ पर बल का अनुभव होता हो, तो इस पदार्थ के उस गुण का ही नाम क्या होता है, आवेश। तो एक ऐसी सूक्ष्म इकाई है। कैसे आवेश पदार्थ प्राप्त करते होंगे, दो तरह के आवेश है, आपने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि धनावेश ऋणावेश कैसे उत्पन्न करते होंगे आवेश, बहुत बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। किसी भी पदार्थ को बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होगा, और किसी भी परमाणु को लिखने का तरीका होता है ZXA से। Z होता है उसका परमाणु क्रमांक, ये होता है उसका प्रतीक चिन्ह, और ये होता है उसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, देखना किस तरह से आवेश आपके दिमाग पे सेटअप करता हूं। ठीक है, एग्जांपल 1H1, 2He4, 3 लिथियम 7B है, 11 सोडियम 23 है, ठीक है, 13 एल्यूमिनियम 27 है, ठीक है, इस तरह से। अब किसी भी परमाणु की बात करें तो जितना उसका परमाणु, 3 कण होते हैं मेनली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यह हमेशा होती है Z के बराबर। और न्यूट्रॉन की संख्या होती है A माइनस Z। जैसे इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी बात कहें तो एक परमाणु क्रमांक है, तो एक प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना, 1 माइनस 1, 0 न्यूट्रॉन। इसके अंदर बात कहें 2 प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक 2 है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, और 4 माइनस 2, 2 न्यूट्रॉन हो गए। इसकी बात कर लेते हैं 11 प्रोटॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन, और 23 माइनस 11 मतलब 12 न्यूट्रॉन। क्लियर। इसके अंदर 13 प्रोटॉन, 13 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, और 27 माइनस 13 मतलब 14 क्या हो गए, न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और सुनो कि अगर किसी भी पदार्थ में या परमाणुओं की अगर संरचना देखें तो परमाणुओं के अंदर सबसे पहले होता है नाभिक। परमाणु की संरचना में सबसे यहां पर इधर तो होता है नाभिक। नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके चारों ओर वर्ताकार कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ये आपको भी केमिस्ट्री जैसा लग रहा है, 5 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, परमाणु के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। ठीक है, अब जैसे इसकी संरचना बनानी है हमको 13 एल्यूमिनियम 27 की। ठीक है, तो पहले 13 इलेक्ट्रॉन भरने। ठीक है, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन तो इसके अंदर आ ही गए नाभिक में। 13 इलेक्ट्रॉनों में से देखो 2 तो चले गए, पहले वाली कक्षा में 2 ही बढ़ सकते हैं, दूसरे में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बढ़ गए, 10। अब जो बचे हुए हैं वो तीसरी कक्षा में आ जाएंगे, 1 2 3। अब बताओ कौन से इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम है। सबको ही खींच रहा है ये तो।
लेकिन सबसे बाह्य कम वालों पे इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या है, सबसे कम है। ठीक है ना, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके आकर्षण बल से सबसे ढीले बंधे हुए, तो जितनी ऊर्जा से इन इलेक्ट्रॉनों को नाभिक ने बांध रखा है, हम उतनी ऊर्जा इसको दे दें, हम उतनी ऊर्जा इसको दे दें, चाहे तो आप ताप के रूप में दो, आप किसी भी रूप में दो, चाहे आप ताप के रूप में दे दो, चाहे आप प्रकाश के रूप में दे दो, किसी भी तरह से, ठीक है, उतनी ऊर्जा यदि हमने इसको दे दी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बंधन से मुक्त हो गया। अब बताओ, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये एल्यूमिनियम का अगर परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के परमाणु में कितने बचे, 12 थे, कितने, 13। अब बताओ, पहले तो 13 ही प्रोटॉन थे और 13 ही इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उदासीन है, तो प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई। ई का मतलब होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ठीक है, तो प्रोटॉन पे आवेश हो गया प्लस ई, इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस ई। ठीक है, तो पहले तो जब बात करें, जब पहले तो पूरा परमाणु उदासीन था, जितने प्रोटॉन थे उतने न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी थे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 प्रोटॉन पे प्लस का 13 ई आवेश, 13 ही इलेक्ट्रॉन थे तो माइनस का 13 ई आवेश। न्यूट्रॉन तो जरा न्यूट्रल है, उदासीन है, टोटल आवेश क्या रह गया, 0। अब यदि ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन यदि ये निकल गया, तो फिर पलड़ा किनका भारी हो गया, प्रोटॉनों का। प्रोटॉन अभी कितने बचे, प्रोटॉन तो 13 ही, इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 12, तो -12 ही। अब आवेश कितना हो गया, प्लस का ई आवेश हो गया। इसका मतलब अब ये एल्यूमिनियम का परमाणु किसमें बदल गया, आयन में बदल गया, मतलब धनावेश आ गया। ठीक है, तो सीधी सी चीज है, अगर ये कोई वस्तु है, अगर ये कोई वस्तु है, तो अभी इसके अंदर परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। यदि इसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दिया जाए, तो ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉनों का पलड़ा भारी हो जाएगा। और इसी तरह से मान लीजिएगा कोई वस्तु है, ठीक है ना, कोई ये वस्तु है, ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होगी, उदासीन होगी। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दें, तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा देंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉनों का पलड़ा भारी, तो इलेक्ट्रॉनों का पलड़ा भारी हो गया, तो फिर बताएंगे वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित। इसका मतलब कि किसी वस्तु को धनावेशित करना हो चाहे ऋणावेशित, अब देखिएगा वस्तु में आवेश आने लग गया है, और दोनों की आवेश, चाहे धनावेश उत्पन्न करना हो चाहे ऋणावेश उत्पन्न करना हो, जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किनको दी हुई है, इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, एक डाउट है, ठीक है, एक डाउट आता है, ये बात सुनना कि जैसे मैंने कहा कि जैसे एल्यूमिनियम कोई भी वस्तु है ये, ठीक है ना, ये कोई भी वस्तु है, यदि आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिए, तो इलेक्ट्रॉनों का पलड़ा भारी हो गया, इलेक्ट्रॉनों का पलड़ा भारी हो गया, तो वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित। ठीक है, अब अगर वस्तु को धनावेशित करना है तो नेगेटिव हो गई। वस्तु को अगर धनावेशित करना है तो एक तरीका तो वही इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो, वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो। वस्तु के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इलेक्ट्रॉनों का पलड़ा कमजोर हो गया, कम हो गए इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉनों का पलड़ा भारी हो गया, तो वस्तु क्या हो गई, धनावेशित। एक बात बताएंगे आप, वस्तु को धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर ही क्यों निकालें, अगर प्रोटॉन जोड़ दे तो, मान लीजिएगा एल्यूमिनियम है तो 13 प्रोटॉन पे 13 ई, इलेक्ट्रॉन भी 13 -13 ई 0। अगर प्रोटॉन जोड़ दिए तो प्रोटॉन तो, अब मान लीजिए 2 प्रोटॉन जोड़ दिए तो 13 ई की बजाय ये कितना हो गया, प्लस का 15 ई, और ये माइनस का 13 ई। अभी भी तो वस्तु को धनावेशित तो बनाया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन को कहां जोड़ना पड़ेगा, नाभिक के अंदर। प्रोटॉन को जोड़ने के लिए नाभिक पर अटैक करना पड़ेगा, नाभिक पर अटैक करना इतना आसान नहीं है। नाभिक इस परमाणु नाम के गांव का राजा है, और ये तो सैनिक है जो इसके चारों तरफ सुरक्षा किए हुए इसके चारों तरफ घूम रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, जोड़ना आसान है, नाभिक राजा पर अटैक करना आसान नहीं है। राजा पर जब अटैक करेंगे, जब नाभिक पर अटैक करते हैं तो इतनी ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है कि मतलब ये पदार्थ ही चेंज हो जाता है। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जब नाभिक की भौतिकी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नाभिक पर अटैक करना इतना आसान नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा अभी इसके साथ ही, जब ये लॉजिक भी आया है तो, ठीक है, किसी भी परमाणु का कि परमाणु कौन सा है ये, इसका तय प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर करना है, न कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। मतलब ये कि जैसे 13 प्रोटॉन के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैग्नीशियम की बात कर लें तो उसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा आपको कोई प्रश्न पूछे, कोई परमाणु है या कोई भी वस्तु है जिसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, एक परमाणु के अंदर उसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर बताएं कि वो वस्तु कौन सी है। शायद आप आंसर दे देंगे एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, पूछ ले किसी वस्तु में 12 इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी वस्तु होगी, शायद आप आंसर देंगे मैग्नीशियम। अब एक बात बताओ, एल्यूमिनियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तब एल्यूमिनियम के एक परमाणु में भी तब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 12। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि भाई मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम प्लस आयन भी तो हो सकता है, ठीक है। जबकि प्रोटॉनों की संख्या 13 प्रोटॉन है मतलब वो एल्यूमिनियम ही है, 12 प्रोटॉन है मतलब वो मैग्नीशियम ही है। तो किसी परमाणु का भी जो डिसाइड करते हैं कि परमाणु कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बजाय किस पर तय करें, प्रोटॉनों की संख्या पर। वो नाभिक के अंदर बैठते हैं, आसानी से हलचल वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो सैनिक जैसे यहां पर ये हो गए, इलेक्ट्रॉन को तो आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से जोड़ भी सकते हैं। इन पर न तो आसानी से जोड़ सकते हैं, न आसानी से इसको बाहर निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी वस्तु में, अब आपको सुनो, कोई उदासीन वस्तु है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित, प्रोटॉनों का पलड़ा भारी, और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी में 3 तरह की वस्तुएं हैं। स्थिर वैद्युतिकी में अब 3 तरह की वस्तुएं हैं। एक तो हो गई उदासीन वस्तु, स्थिर वैद्युतिकी में 3 तरह की वस्तुएं हो गई। एक तो हो गई उदासीन वस्तु, एक हो गई आपके लिए धनावेशित वस्तु, धनावेशित वस्तु, और एक हो गई आपके लिए ऋणावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु। उदासीन, धनावेशित, ऋणावेशित, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, किससे, प्रोटॉनों की संख्या के। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, किससे, प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के। क्लियर यहां तक, ठीक है। अभी आप यहां तक जितना मैंने अभी बताया था वो तो सारा बेसिक था, ठीक है। तो आप फटाफट जो वैसे लिखवा रहा हूं उसको फटाफट आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले वो तो जितना मैंने कराया बेसिक था, ठीक है। पहले टॉपिक डाल लीजिएगा स्थिर वैद्युतिकी, और उसमें लिखिएगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले क्षेत्र एवं उन क्षेत्रों में किसी अन्य आवेश को लाने पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्लियर यहां तक। अगली चीज लिखो, आवेश।
देखिए आवेश के अंदर, आवेश किसी पदार्थ, आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण है अथवा किसी द्रव्य की एक ऐसी इकाई है जिसके कारण उस पदार्थ अथवा द्रव्य को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में रखने पर उस द्रव्य पर बल का अनुभव होता है। क्या कहलाएगा? आवेश। ठीक है, नोट डाल के एक पॉइंट और लिखो, नोट डाल के एक पॉइंट और लिखिएगा। किसी परमाणु में तीन तरह के कण होते हैं, नंबर 1 लिखो इलेक्ट्रॉन, सेकंड लिखिएगा प्रोटॉन और थर्ड लिखिएगा उदासीन। सॉरी, थर्ड लिखिएगा न्यूट्रॉन, एक मिनट, सॉरी, थर्ड लिखिएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, चेंज करना है इसको। ठीक है, आगे लिखिएगा इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, वे न्यूट्रॉन उदासीन कण है। न्यूट्रॉन उदासीन कण है। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिएगा आप, इलेक्ट्रॉन पे आवेश -E व प्रोटॉन पे आवेश +E होता है। और कॉपी के टॉप पर ये लिख लीजिएगा E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। आवेश की इकाई होती है कूलाम, आवेश की इकाई होती है कूलाम। क्लियर? आवेश की इकाई है कूलाम। और आवेश की विमा भी लिखना चाहो तो लिख लो, बोले आवेश की विमा होती है A1T1, आवेश की विमा होती है A1T1। क्लियर यहां तक? नोट सारी चीजें लिख लेना नोट में। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखिएगा स्थिर विद्युतिकी में 3 प्रकार की वस्तुएं होती है। स्थिर विद्युतिकी में 3 प्रकार की वस्तुएं होती है और ये तीनों लिख लो, उदासीन वस्तु, धनावेशित वस्तु, ऋणावेशित वस्तु। ठीक है, और इसके अंदर ये लिख लीजिएगा E बराबर हो गया P, E लेस देन P, E ग्रेटर देन P। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। क्लियर यहां तक? रब कर दो नहीं यहां तक? ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने कितना बारीकी से अपन ने ये चीज डिस्कस कर ली कि देखिए उदासीन वस्तु से कैसे आवेश उत्पन्न होगा और ये कैसे। ठीक है ना? अब देखिएगा, ये तो बात अपने को समझ में आ गई कि वस्तु को आवेशित करना कैसे है, और थ्योरी हमको ये बता रही है कि जैसे ये वस्तु है, इसको धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, और अगर इसको ऋणावेशित करना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दिखाई कहां दे रहे हैं कि भाई पकड़ पकड़ के बाहर निकाल दिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन दिखाई थोड़ी दे रहे हैं। अगर पूछ रहे कि वस्तु को धनावेशित करना है तो कहने में तो यही कह रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल तो दिखाई कहां दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या, भाई ये रहा इलेक्ट्रॉन यहां बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये ऋणावेशित करना है कि भाई जेब से इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाल के डाल दो, ऐसा थोड़ी है। तो कैसे करेंगे आवेशित? तो वस्तुओं को आवेशित करने के तरीके लिखिए, टॉपिक हेडिंग डाल लीजिएगा, वस्तु को आवेशित करना, वस्तु को आवेशित करने के
तरीके, मतलब प्रैक्टिकली कैसे आवेशित करते होंगे के, ठीक है। सबसे पहली विधि है चालन विधि। चालन विधि बाय कंडक्शन मेथड, ठीक है ना। चालन विधि, चालन विधि में क्या है बहुत समझना ध्यान से। आपके पास मान लीजिएगा कोई उदासीन वस्तु है, ये कोई उदासीन वस्तु है आपके पास, ठीक है, और ये कोई आवेशित वस्तु, आपके पास पहले से ही कोई आवेशित वस्तु होना ही चाहिए, ठीक है। ये आवेशित वस्तु है जिस पर आवेश है, ठीक है ना। ये धनावेशित मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल, धनावेशित वस्तु है और ये कोई उदासीन वस्तु है, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए आप इसको किसी चालक तार से जोड़ दीजिएगा, किसी तार से जोड़ दिया यूं, तार से जोड़ दीजिएगा, चालक तार, कोई तांबे का तार किसी से भी, तो होगा क्या, आवेश का प्रवाह धीरे धीरे उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान ना हो जाए। अब देखना यहां पे दो चीजें आती है, एक तो ये नई चीज आ गई कि विभव क्या है, और कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे गलत कंसेप्ट होता है कुछ स्टूडेंट्स के कि वो कहते हैं कि सर मतलब यहाँ पर आवेश का मान ज्यादा है, यहाँ पर तो आवेश है ही नहीं, उदासीन है, तो जब दोनों को जोड़ देंगे तो ज्यादा आवेश से कम आवेश की ओर आवेश चलेगा जब तक दोनों पर आवेश का मान बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि ये कंसेप्ट गलत है, ठीक है। देखिएगा मैं इसको प्रैक्टिकली मैथमेटिकली भी प्रूव करूंगा बाद वाले चैप्टर में। अभी जब तक नहीं हो विभव क्या होता है इस बात को आप समझना, ठीक है। जब तक अपने आवेश विभव अभी तक नहीं पढ़ा तो जैसे मैं टेक्निक बता रहा हूं उसी से भी समझना। एक बात बताओ, ये मान लीजिएगा कोई एक पात्र है और एक ये पात्र है, ठीक है, इसमें भी पानी भरा हुआ है और इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। आप बताएंगे क्या पानी ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? पानी ज्यादा किस में है? डायग्राम से तो ऐसा ही लग रहा है कि बी में ज्यादा है, ठीक है। अब दोनों को पानी बी में ज्यादा है, ठीक है। अब दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया आपने, अगर इसमें से पानी फ्लो होता है तो ज्यादा पानी से कम पानी वो आएगा या पानी ए से बी में जाएगा, क्या होगा? तो पानी ए से बी में चला जाएगा, यही होगा। अच्छा कब तक जाएगा? क्या सारा खाली हो जाएगा? नहीं, क्या होगा फिर कि पानी तब तक जाएगा जब तक दोनों में पानी का तल एक समान ना हो जाए। जैसे ही पानी का तल एक समान हो जाएगा पानी का फ्लो होना, पानी का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। अब यहां पर आप तुलना करना, यहां पर पानी का प्रवाह मतलब ये चीज हो गई आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह। और जो पानी का तल है, पानी का तल ये हो गया विभव। तो जब तक हमने विभव क्या है नहीं पढ़ा तब तक अपन इसी से काम चलाएंगे कि जो पानी का तल है वो क्या है, विभव। तो जब पहले पानी इसके अंदर ज्यादा था तो पानी का तल इसमें ज्यादा था, इसमें की बजाय पानी इसमें ज्यादा था, लेकिन पानी का प्रवाह ज्यादा पानी से कम पानी की ओर होने की बजाय उच्च तल से निम्न तल की ओर रहता। पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। तो पानी में ऐसा कहूं कि दोनों बर्तन जिसमें पानी की अलग अलग तल है, दोनों को एक पाइप से जोड़ दे तो पानी का प्रवाह उच्च तल से निम्न तल की ओर तब तक होगा जब तक दोनों के पानी का तल बराबर ना हो जाए। ऐसे ही यहां पर
ठीक है, यहां पर भी बात कहें कि अगर मान लीजिएगा कि ये वस्तु है, ठीक है, अगर यहां पर इसके अंदर वस्तु के अंदर आवेश है तो विभव भी है। देखिए पानी का प्रवाह, पानी बह रहा है मतलब आवेश बह रहा है। अब पानी इसमें से इसमें बह रहा है तो इसमें पानी का तल नीचे हो रहा है मतलब इसका विभव कम हो रहा है। इसमें पानी आ रहा है, तल बढ़ रहा है, विभव बढ़ रहा है। तो इसमें बताएं कि एक आवेशित, किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु से या किसी दूसरी आवेशित वस्तु से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होगा। किसका प्रवाह? इधर पानी का, इधर आवेश का। आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों का विभव का मान एक समान ना हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, पानी का प्रवाह ज्यादा पानी से कम पानी की ओर नहीं, उच्च तल से निम्न तल की ओर होगा। क्लियर यहां तक बात? अब एक बात बताओ, हाँ, यदि दोनों टंकियों में एक जैसा आकार है, दोनों टंकियों का एक जैसा आकार है, मान लो एक जैसा आकार है, तो अगर जिसमें पानी का तल यदि बराबर है तो हम ये ऐसा कहेंगे कि पानी की मात्रा भी बराबर है। अगर इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है तो तल भी ज्यादा है। अगर कब? जब आकार समान हो। अब यदि आकार यदि समान है ना, तो हम इसमें ये भी कह सकते हैं, आकार अगर समान हुआ तो ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से पानी का प्रवाह ज्यादा पानी से कम पानी की ओर होगा जब तक दोनों में पानी की मात्रा बराबर ना हो जाए। ये वाला कंसेप्ट यहां तक तो ठीक है, आकार समान हुआ तो। क्यों? क्योंकि यदि आकार समान है तो जिसमें पानी ज्यादा है उसमें तल भी ज्यादा है, और जिसमें पानी कम है उसमें पानी का तल भी कम है, तो ज्यादा पानी से कम पानी की ओर हो जाएगा। आकार समान हुआ तो, और समान नहीं हुआ तो फिर ऐसा लॉजिक करो ही क्यों? हमेशा एक ही लॉजिक लगाओ ना कि पानी का प्रवाह हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर होगा जब तक दोनों पे तल समान ना हो जाए। आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान ना हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उसमें बाद में होगा कितना। अब एक बात और बताइएगा, मान लीजिएगा यहां पर आवेश है Q1, यहां पर आवेश है भी Q2, उदासीन वाले केस में हो जाएगा 0। ठीक है, और कुछ भी आवेश होता तो वो हो जाता, मान लीजिएगा। ठीक है, दोनों के तल से जोड़ देंगे तो आवेश का प्रवाह इससे इसमें हो चाहे इससे इसमें हो, दोनों पर नया आवेश तो आ जाएगा कुछ ना कुछ, अगर Q2 हुआ तो। ठीक है, तो आवेश कितना आ जाएगा अब दोनों पर। ठीक है, तो इसके लिए बात करना, यदि आकार समान है, आकार भी समान है, सपोज इसमें पानी है 9 लीटर, इसमें पानी है 7 लीटर, दोनों टंकियों में टोटल पानी कितना है अभी? 16 लीटर। अब यदि आकार समान है तो पानी इससे इसमें आएगा, कब तक आ जाएगा? जब दोनों में पानी बराबर हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा? तो 16 लीटर का आधा कर लो, 8 लीटर। तो 9 + 7/2, 9 + 7/2, 8 लीटर इसमें हो जाएगा, 8 लीटर इसमें। कब? आकार समान हो तो यहां पर भी ये चीज ध्यान रखना, अगर दो वस्तुएं जिनका आकार समान है, इसकी भी त्रिज्या यदि r है और इसकी भी त्रिज्या यदि r है, ठीक है, इस पर आवेश है यदि Q1, इस पर आवेश है Q2, और दोनों को आपस में किसी चालक तार से जोड़ दिया, किसी धातु के तार से जोड़ दिया, ये आपस में टच कर दिया और फिर अलग अलग कर दिया, तो दोनों पर नया आवेश हो जाएगा Q1 + Q2/2। दोनों का समांतर माध्य के बराबर आ जाएगा। कब? आकार समान हुआ तो। और यदि आकार अलग अलग है तो फिर इसका आंसर देखेंगे आगे के चैप्टर में, जब धारिता का कंसेप्ट आएगा। जब धारिता वाला कंसेप्ट आएगा, विभव वाला पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो फिर चेक करेंगे आकार अलग अलग हुआ तो किसमें होगा। ठीक है ना, क्लियर? ठीक है, और उसमें मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि देखो कि विभव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो अभी इसके अंदर आप ऐसा करो, लिखिएगा चालन विधि, और चालन विधि में लिखिएगा
इस विधि में किसी उदासीन वस्तु को किसी अन्य आवेशित वस्तु से किसी चालक तार से जोड़ दिया जाता है, जिससे आवेश का प्रभाव उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान ना हो जाए। क्लियर? ठीक है। और अभी आप समझने, अच्छा ये डायग्राम बना लीजिएगा। ये जो पिंड है, गोले हैं, इनको किसी कुचालक स्टैंड है, ये कुचालक स्टैंड पर रखा है, क्योंकि पृथ्वी भी चालक सतह की तरह काम करती है, तो आवेश पृथ्वी में न चला जाए, इसलिए ये कुचालक स्टैंड है, रबर के स्टैंड, ताकि आवेश का प्रवाह इससे इसमें या इससे इसमें होता हो रहा है। ठीक है ना? उदासीन है तो Q2 बराबर 0 हो गया। ठीक है ना? ये डायग्राम बना लीजिएगा और साथ में ये लिख लीजिएगा अभी। ठीक है, लिख लिया यहां तक। ये डायग्राम बना लीजिएगा, साथ में ये डायग्राम भी बनाकर ये लिख लीजिएगा अभी तक। ठीक है, एग्जाम में डायग्राम ये बनाने की जरूरत नहीं है, पानी का तल, आवेश वगैरह ये सब। ठीक है, मेन चीज है, इसको भी समझाने के लिए बनाया आपको भी। ठीक है, अब आगे एक नोट डाल के पॉइंट लिखो। एक, यदि दो वस्तुओं का आकार एक समान है तथा इन चालक वस्तुओं पर आवेश कैपिटल Q1 व कैपिटल Q2 है, अब यदि इन्हें किसी चालक तार से जोड़ दिया जाए अथवा इन्हें आपस में स्पर्श कराकर उन्हें अलग अलग कर दिया जाए, तो दोनों पर नया आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, दोनों पर नया आवेश Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो जाता है। क्लियर यहां तक? एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, रब कर दो ना इसको। एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल है, मान लीजिएगा ठीक है, समान आकार की तीन चालक वस्तुएं A, B, C लिखते रहिए आप, A, B, C, जिन पर आवेश 7 कूलाम माइनस 3 कूलाम व 4 कूलाम है, अब यदि A को B से स्पर्श कराकर अलग अलग करने तथा B को C से स्पर्श कराकर अलग अलग करने पर
अलग अलग करने पर इन तीनों वस्तुओं पर नया आवेश कितना हो जाएगा? तीनों पर नया आवेश कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देखिएगा, ये तीन वस्तुएं हो गई ए बी सी, जिन पर आवेश दे रखा 7 कूलम, -3 कूलम, 4 कूलम। पहले क्या बोला आपको? ए को बी से स्पर्श कराओ और अलग अलग कर दो। अच्छा, बोल रखा है समान आकार, ठीक है ना? तो ए को बी से स्पर्श कराया, अलग अलग कर दिया, तो दोनों पर नया आवेश कितना आ जाएगा बताएंगे आप? सी की जगह तो सी के 4 कूलम, सी को तो छेड़ा ही नहीं है अभी, बी और ए पर आएगा, कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, तो 7 - 3/2 कितना हो गया? 4/2, मतलब 2 कूलम। 2 कूलम, इस पे भी 2 कूलम। क्लियर यहां तक? अब क्या बोला है? बी को सी से स्पर्श करना, अब ए की जगह ए ही हो गया 2 कूलम। अब बताओ, देखिए बी और सी पे, तो बी और सी पर अगर कहेंगे तो क्या जाएगा बताएंगे आप? 2 + 4/2, तो 6/2 मतलब 3 कूलम, 3 कूलम। ठीक है ना? तो ये इन पर नया आवेश आ गया, ए पे 2 कूलम, बी पे 3 कूलम, सी पे 3 कूलम। ठीक है, आगे पर एक आवेशों की गुण में पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि टोटल आवेश किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, एक समान रहता है। टोटल आवेश देखो सब पर आवेश चेंज हो गया, ए पे पहले 7 था, फिर 2 हो गया, बी पे -3 था, फिर +3 हो गया, सी पे 4 था, 3 हो गया। सब पर आवेश अलग अलग हो रहा है, लेकिन पूरे निकाय का टोटल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। टोटल आवेश देखना कितना हो गया? 7 - 3 मतलब 4 + 4 8 कूलम। यहां पर भी देखो टोटल आवेश 8 कूलम आ जाएगा, 2 2 4 4 8। यहां पर भी देखो टोटल आवेश देखो 2 3 5 3 8। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो आवेशों के गुण में। तो यहां तक चीज क्लियर? डॉक्टर दूना यहां तक कोई दिक्कत रही? ठीक है, तो एक विधि तो होगी चालन विधि। ठीक है, अब दूसरी विधि देखते हैं, घर्षण विधि। चालन विधि हो गई आपके। नंबर 2 है घर्षण विधि। घर्षण विधि, घर्षण विधि में क्या है बात को समझना। चालन विधि में तो भाई आपके पास एक आवेशित वस्तु चाहिए ही चाहिए। घर्षण विधि में क्या है कि दो उदासीन वस्तुएं, जैसे दो हाथ हो गए, उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। ठीक है, तो दोनों सतहों को जब आपस में रगड़ेंगे तो सतह क्या हो जाएगी? गर्म। सतह गर्म हो जाएगी, घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होने लगेगी। अब उस उष्मा को दोनों ही वस्तुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, इस वस्तु के भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इस वस्तु के भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर उष्मा को ग्रहण कर लिया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, तो किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो वस्तु तो क्या हो गई? धनावेशित। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए वो क्या हो गई? ऋणावेशित। तो इस तरह से दोनों ही वस्तुएं क्या हो गई? आवेशित। फॉर एग्जाम्पल, कोई वस्तु है, इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकलकर उधर चल गए, तो यहां पर तो हो गया आवेश आ गया 10e+ का, और उस वस्तु पर आवेश क्या हो गया? -10e। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब इसके अंदर देखिएगा, अच्छा एग्जांपल देखिएगा, किसी कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने पर या सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं, तो कांच की छड़ धनावेशित और सिल्क का कपड़ा क्या हो जाता है? ऋणावेशित। और एग्जांपल इसके हैं कि एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट प्लास्टिक जैसा ही कुछ मटेरियल सा होता हो, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल, बिल्ली के ऊपर भी अगर आप हाथ आए तो ऐसा रेशमी जैसा नजर आता है उसका। ठीक है, महसूस होता है आपको कि रेशमी कपड़े जैसे
ठीक है, तो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ने पर बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में प्रवेश कर जाते हैं। तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित और बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। ठीक है, अब इसमें डाउट ये आता है कि सर मतलब कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर देना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिएगा अगर मान लीजिएगा, जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये मान लीजिएगा कोई दो परमाणु की बात करें, ये भी नाभिक है और ये नाभिक है। एक तो परमाणु ये हो गई, ठीक है, और एक के अंदर तो ये इतना ही 2 ही कोष रहे और एक के अंदर 3 कोष हो गए, 4 कोष। तो इसके इलेक्ट्रॉन एक इसके इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम है? जाहिर सी चीज है इन पर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तुलना में जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर जल्दी निकल गए वो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। ठीक है, अब देखिएगा इसमें वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। बर्थडे पार्टी पर गुब्बारे को टांकने की बजाय आप क्या करो कि गुब्बारे को इस तरह से रगड़ो, ठीक है, और जहां पे लगाओगे वो वहां पे चिपक जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों का तो मानना है कि सर वो तो तेल चिपका हुआ होता है ना, इस वजह से चिपक जाता है, तो उसकी वजह से नहीं चिपकता है। ठीक है, आप सट के भी करोगे ना तब भी चिपक जाएगा वो। अब गुब्बारे से बाल में इलेक्ट्रॉन गए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन से बाल में गुब्बारे से बाल में इलेक्ट्रॉन गए हो, चाहे बाल से उस गुब्बारे में इलेक्ट्रॉन गए हो, ये तो नहीं पता, लेकिन एक चीज तो तय है ना, किसी से भी किसी में इलेक्ट्रॉन जाए तो एक तो धनावेशित होना है, एक ऋणावेशित होना है। ठीक है, और दो विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच में हमेशा आकर्षण बल ही लगता है। ठीक है ना, तो घर्षण विधि के अंदर फटाफट आप लिख लीजिएगा, नंबर 2 लिखो घर्षण विधि, और इसमें लिखिएगा इस विधि में किन्हीं दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे दोनों वस्तुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनावेशित तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है। जैसे उदाहरण लिख लीजिएगा, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में चले जाते हैं जिससे कांच की छड़ धनावेशित व सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, अगला लिख लीजिएगा, एक और एग्जांपल लिख लीजिएगा। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आ जाते हैं जिससे एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, आपकी बुक में 2-3 एग्जांपल शायद और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप उसमें से देख लीजिएगा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक रब कर दूं। अच्छा, इसमें भी देखिए आवेश संरक्षण की पालना होती है। पहले उदासीन थी दोनों वस्तुएं, आवेश 0 + 0 = 0। अब मान लीजिएगा एक पे 10 इलेक्ट्रॉन उधर से इधर चलेगा तो आवेश आ गया 10 ई, यहाँ पे -10 ई। अभी भी टोटल आवेश प्लस का 10 ई माइनस का 10 ई, टोटल आवेश 0। ठीक है ना। तीसरा मेथड,
तीसरा मेथड आपके पास प्रेरण विधि। तीसरी विधि कौन सी है? प्रेरण विधि। प्रेरण विधि क्या भाई? इंडक्शन। इसमें क्या है समझना। ये मान लीजिए आपके पास कोई आवेशित वस्तु है और ये आपके पास कोई उदासीन वस्तु है। आवेशित वस्तु है, ये मान लीजिएगा धनावेशित है सपोज, और ये उदासीन वस्तु है। इसको भी कुचालक स्टैंड पे लगा दिया ताकि पृथ्वी के डायरेक्ट संपर्क में ना हो। उदासीन वस्तु है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए चालन विधि में भी एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को दोनों को किसी चालक तार से जोड़ते हैं, ये एक दूसरे को टच कराते हैं, तो आवेश का प्रवाह डायरेक्ट संपर्क होगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों पर विभव का मान एक समान ना हो जाए। यहां पर यह आवेशित वस्तु, ये उदासीन वस्तु, आवेशित वस्तु के पास में उदासीन वस्तु को बहुत ज्यादा नजदीक ले जाते हैं लेकिन टच नहीं होने देते। बहुत ज्यादा नजदीक ले गए लेकिन टच नहीं होने दिया। टच कर दिया चालन विधि हो जाएगी, टच नहीं होने देना है। तो इससे क्या होगा कि जब मान लीजिएगा उदासीन वस्तु के बहुत ज्यादा करीब हो गई है दो उदासीन वस्तु, ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा कि ये धनावेशित वस्तु है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अभी बराबर है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे। अब बताओ जब इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आके आके तो इकट्ठे हो जाएंगे, आगे तो हवा है जब थोड़ी करेंगे। तो यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठे होंगे तो ये सतह कैसी बनने लगी, नेगेटिव। ये सतह कैसे बनने लगी आपके, नेगेटिव। लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन उठ कर आए वो सतह कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। अभी भी उदासीन है, देखिएगा जितना ऋणावेश है उतना उतना धनावेश नहीं। पहले भी उदासीन थी, अभी भी उदासीन ही है। क्लियर यहां तक। अब क्या करना है कि आपको इसको करना है भूसंपर्कित। भूसंपर्कित मतलब पृथ्वी से कनेक्ट कर देना है। ये भूसंपर्कित का चिन्ह होता है 3 लाइन, भूसंपर्कित करना है। तो इससे क्या होगा कि भूसंपर्कित करने से, पृथ्वी से जोड़ने से, पृथ्वी एक चालक गोला है। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो गई, चालन विधि। इसमें क्या हो गई, चालन विधि। अब इन दोनों के बीच में चालन हो गई क्योंकि दो गोलों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो आवेश का प्रवाह हमेशा, पृथ्वी का विभव हमेशा 0 वोल्ट मानते हैं। ये भी क्यों आगे बता दूंगा मैं, ठीक है ना। पृथ्वी का विभव हो गया 0 वोल्ट। अच्छा, धनावेश के कारण कुछ न कुछ विभव हो गया धनावेश, और ऋणावेश के कारण, तो इस धनावेश के कारण कुछ न कुछ विभव हो गया इस धनावेश, और पृथ्वी का विभव कितना हो गया, 0 वोल्ट। तो बताओ ये सारा का सारा, यहां पे पॉजिटिव विभव, ये हो गया 0 विभव, तो सारा का सारा धनावेश किसमें चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव होता है ना, तो धनावेश से किसमें चला गया, पृथ्वी में चला गया। सारा का सारा धनावेश किसमें चला गया, पृथ्वी में चला गया। अब जो ऋणावेश बचा है वो ऋणावेश क्या हो जाएगा, पूरी वस्तु पर फैल जाएगा। और इस तरह से इस वस्तु पर भी आवेश आ गया, लेकिन कौन सा, ऋणावेश। ये धनावेश पृथ्वी पे चला गया। अब जो बचा हुआ है वो ऋणावेश इसके ऊपर फैल जाएगा।
जैसे करेंगे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये इस पर फैल गया, ऋणावेश इस पर फैल गया, ठीक है, और ये वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशी। देखो चालन विधि में इसमें अंतर है, चालन विधि में दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं, किसी तार से जोड़ते हैं, यहां पर दोनों वस्तुओं के बीच में किसी तरह का सीधा संपर्क नहीं है। दूसरा अंतर, चालन विधि में अगर मान लीजिएगा 2 कूलाम चार्ज है और इसके ऊपर 0 कूलाम चार्ज है, दोनों को अगर टच कर दें, अगर आकार बराबर है तो दोनों पर 1 कूलाम आ जाता है। उदासीन वस्तु है तो धनावेशित है, तो यहां पर भी धनावेश ही आएगा, लेकिन यहां पर उदासीन वस्तु थी, धनावेशित वस्तु नजदीक लाए तो ऋणावेश आया, मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। समझ में आ रही मेरी बात, विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। तीसरा अंतर, वहां पर भू संपर्कित करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, यहां पर भू संपर्कित करना ही पड़ेगा, भू संपर्कित करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब अगर मान लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे ऋणावेशित लाते, ठीक है ना, ये ऋणावेशित वस्तु है सपोज, और ये उदासीन वस्तु है, ठीक है ना, नजदीक इसको कर दिया काफी, ठीक है ना, ये ऋणावेशित वस्तु है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये तो ठीक है, तो होगा क्या, ये नेगेटिव वस्तु क्या करेगी, इनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने की कोशिश करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आने लगेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन को धक्का देने की कोशिश करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन जब इधर जाने लगेंगे तो ये वाली सतह तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाली सतह क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, क्लियर। अब अगर मान लीजिएगा इसको भू संपर्कित करते हैं, ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पे तो कितना हो गया, नेगेटिव का चार्ज है, यहां पे कारण इसका कारण विभव हो गया ऋणावेश, और यहां पर विभव हो गया 0 वोल्ट, तो विभव इसका ज्यादा है ना, तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब होगा ये कि धनावेश इधर से चलेगा, अब धनावेश इधर से चलेगा, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पर आकर इसको एक खत्म कर दिया, ठीक है, ये हो गया खत्म, दूसरा पॉजिटिव चार्ज फिर चला, यहां पे आके इसको खत्म कर दिया, ठीक है, और धीरे धीरे सारा का सारा नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ है धनावेश वो पूरी वस्तु पर फैल जाएगा, और इस तरह से विपरीत प्रकृति के आवेश से वस्तु आवेशित हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा देखिएगा, मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि देखिएगा, कहने में हम धनावेश का प्रभाव कहते हैं, जबकि वास्तविकता ये होती है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है, धनावेश का प्रभाव नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव होता है हर जगह आवेशन में, क्योंकि धनावेश या ऋणावेश दोनों प्रकार के आवेशों की उत्पत्ति का कारण कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये बात आप इसमें भी समझ सकते हो, और फिर मैं यहाँ पर भी चीज क्लियर करा देता हूं। देखो आपने कहा 2 कूलाम 0 कूलाम, जब इनको चालक तार से जोड़ा तो दोनों पर आवेश हो गया 1-1 कूलाम, यहां पर आवेश कितना हो गया, 2 से 1 कूलाम, यहाँ पे 0 से 1 कूलाम, मतलब धनावेश इस पे बढ़ गया, ठीक है, आवेश का प्रभाव देखिए इससे इसमें चला गया, तो 0 से 1 तो मतलब धनावेश आया है ना इसमें। अब उल्टा सोचो, अब बताओ आप किसी वस्तु पर धनावेश आएगा कब, ये वस्तु है, अब इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी तो धनावेश बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पर धनावेश बढ़ रहा है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे इस पर आवेश, धनात्मक आवेश बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके धनावेश को कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी बात समझो, देखो यहां पर जब नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज जब ये था, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज, ये देखो, ठीक है ना, तो ऋणावेश, धनावेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह मतलब धनावेश का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर विभव है नेगेटिव, इसके कारण विभव हो गया 0 वोल्ट, तो विभव यहां का ज्यादा है, यहां का विभव कम है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चलकर निम्न से उच्च की तरफ आ गया, तो इलेक्ट्रॉन चला इधर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह,
एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, और इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन खत्म। तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे या पॉजिटिव चार्ज इधर। पॉजिटिव चार्ज से समझाना आसान है, इसलिए हमेशा धनावेश का प्रवाह से ही कहते हैं। यहां पर भी यही चीज है, इसमें भी, ठीक है। तो मान लीजिएगा जब नेगेटिव और जब केवल पॉजिटिव था यहाँ पे, ठीक है, तो यहां पर तो पॉजिटिव विभव, यहाँ पे जीरो विभव। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न से उच्च की ओर, एक इलेक्ट्रॉन चला इधर, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, और इलेक्ट्रॉन चला इधर, एक पॉजिटिव को खत्म कर दिया। इस तरह से यहां पर भी पूरा पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे, पूरा नेगेटिव चार्ज और पूरी वस्तु पर ही फैल जाएगा। क्लियर यहां तक? अब आप फटाफट इसके अंदर लिख लीजिएगा चीजें। प्रेरण विधि देखिए, इसके अंदर इस वस्तु में, सॉरी इस विधि में किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के बहुत ज्यादा नजदीक ले जाते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं होने देते। इससे उदासीन वस्तु की एक सतह ऋणावेशित व दूसरी ओर की सतह धनावेशित हो जाती है। दूसरी ओर की सतह धनावेशित हो जाती है, क्योंकि धनावेशित वस्तु उदासीन वस्तु के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। और यहां तक ये डायग्राम बनाइएगा, यहां तक ये डायग्राम बना लीजिएगा। बना लिया आपने? अब आगे लिखिएगा। अब यदि धनावेशित वस्तु को भू संपर्कित कर दिया जाए तो सारा धनावेश पृथ्वी में चला जाता है तथा बचा हुआ ऋणावेश पूरी वस्तु पर फैल जाता है। इस तरह उदासीन वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है, ठीक है। लिख ले यहां तक, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस इससे आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये डायग्राम बना लीजिएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो ये तो हुआ वस्तु को आवेशित करने के तरीके, ठीक है। समझ में आए आपको? ओके, थैंक यू।